वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरे के अंदर हम 2-3 टॉपिक्स देख चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर की क्रिस्टल हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए वेरियस मैथड्स देखे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ब्रैग्स मेथड देखा था। ठीक है, तो ब्रैग्स मेथड हमने ये बताया था कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड था। उसके अंदर हमने क्या करा था, एक्सरे का सोर्स डाला था और हमने एक जो हमारा क्रिस्टल था उसको रोटेटिंग टेबल के ऊपर रखा था। ठीक है, रोटेटिंग टेबल से क्या हो रहा था, वो जब रिफ्लेक्ट हो रही थी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसी एंगल को हमने ग्लैंसिंग एंगल के नाम से जाना था। ग्लैंसिंग एंगल जब अपना जो है वो आयनाइजिंग चैम्बर में जा रहा था तो वहाँ पे वो SO2 जो गैस प्रेजेंट थी उसको आयनाइज कर रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट डेवलप हो रहा था और करंट जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था गैल्वेनोमीटर में। तो ये सारी प्रोसेस हमने उसमें देखी थी। तो हमने ये बताया था कि हमने ये भी बोला था कि जैसे जैसे एक्सरे इंसिडेंट होती जाती है ग्लैंसिंग एंगल की वैल्यू डिक्रीज से इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब पहले सबसे छोटी फिर बड़ी 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 इस तरीके से आती रहती थी और उसके बाद हम उसको हमारे उसके अंदर लिखते थे n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा में, ब्रैग्स इक्वेशन में। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है ना तो थीटा की वैल्यू से फिर हम लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा से फिर हम n निकाल सकते हैं या d निकाल सकते हैं, जो भी हम चाहे वो वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ की बात हमने यहाँ पे की थी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने ये भी बोला था कि ये जो मेथड होता था वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, क्योंकि हमें ये पता है कि हम बार बार थीटा की वैल्यू निकाले जा रहे हैं ना। कभी एक बार निकालोगे, कभी तुम दूसरी बार निकालोगे, कभी ग्लैंसिंग एंगल निकालोगे, तो बार बार तुम्हें उसको क्या करना पड़ रहा था, चेंज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमने बताया था कि इस मेथड को हम जनरली यूज्ड नहीं करते हैं। तो फिर मैंने ये कहा था कि इसके ड्रॉबैक या इसकी कमी के कारण हम नए मेथड्स को डेवलप किया, जैसे कि हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लॉय मेथड। लॉय मेथड में और चेंजेस होंगे और फिर हमारा पढ़ेंगे डी बाय शिरर मेथड, जिसको हम पाउडर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लॉय मेथड देखेंगे कि लॉय मेथड ने ऐसे क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से जो है हम उसको इतना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। इस टेक्निक को जो है वो बहुत अच्छे से हमें स्ट्रक्चर क्रिस्टल की जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम सबसे पहले मेथड की बात करें तो एक्सरे सोर्स तो हमें डालना ही डालना है, उसके बाद कॉलीमेटर, ये तो दो मेजर चीज़ है किसी भी मेथड के अंदर, ये दो चीज़ तो यूज़ होगी। कॉलीमेटर का काम ये होता है कि वो क्या करता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ रेज को पास आउट करेगा अपने वहाँ से, और पैरेलल बीम जाएगी तो जो क्रिस्टल है ना उसके ऊपर अच्छे से वो बीम्स क्या करेगी, डिफ्लेक्ट हो सकती है या फिर उसके ऊपर आ सकती है। इस वजह से हम कॉलीमेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉलीमेटर के बाद 2-3 काम हमें करने कि भाई हमारा क्रिस्टल आया, क्रिस्टल से कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे रोटेटिंग टेबल लगाई थी ब्रैग्स के अंदर, यहाँ पे हम कुछ और पैटर्न की फॉर्म के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न भी देखेंगे, जिस पैटर्न को हम लॉय पैटर्न, मतलब एक स्क्रीन प्लॉट करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट हम वहाँ पे लेंगे और उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ना एक पैटर्न डेवलप होने लग जाता है। जहाँ जहाँ पे एक्सरे जाएगी ना वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, पैटर्न डेवलप हो जाएगा। और वो पैटर्न कब डेवलप होगा, जब वो एक्सरेज जो है वो वहाँ से क्या होगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगी, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। जिस एरिया में नहीं करेगी वहाँ पे तुम्हें एक ब्लैक स्पॉट जो है वो नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, लॉय मेथड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और किस तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे a single small crystal is placed in the path of narrow beam of X-ray। किसके पाथ में रखोगे क्रिस्टल को, एक्सरे के पाथ में हमें रखना है। रिजल्टिंग diffraction beam is allowed
टू फॉल photographic plate, ठीक है। when the photographic plate is developed ठीक है। तो देखो हमने क्या बात बोली है यहाँ पे हमने सबसे पहले यही बोला है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरे का क्रिस्टल के रखेंगे किसके पाथ में, एक्सरे के पाथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या होना शुरू होगा, वहाँ से क्रिस्टल के ऊपर जब एक्सरे पड़ेगी तो कुछ ना कुछ रेज क्या होगी, डिफ्रैक्ट होंगी, और उसी डिफ्रैक्शन को बीम को हम कहाँ पे देखेंगे, हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखेंगे। अब कुछ तो हमें स्कैटर्ड बीम मिलेगी, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कुछ बीम्स हमारी पास हो जाती है, कुछ स्कैटर्ड हो जाती है, तो सेम फिनोमिनन इसमें होगा कि कुछ बीम्स हमारी सीधी पास हो जाएगी, मतलब अनस्कैटर्ड फॉर्म में रहेगी, और कुछ जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगी। तो जो हमारी स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगी वो हमें करेक्टरिस्टिक पैटर्न देती है, जिसको हम लोए पैटर्न के नाम से जानते हैं, जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डेवलप होगी। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमें ना क्रिस्टल के बारे में नहीं पता लगा पा रहे थे, हम उसकी इक्वेशन को पुट करते, फिर इक्वेशन के वैल्यू निकालते, तब हम उसका ऑर्डर निकाल सकते थे या उसका लैम्डा निकाल पा रहे थे। यहाँ क्या काम होगा, यहाँ पे सीधे सीधे जो पैटर्न हमें दिखेगा ना, उस पैटर्न से हम हमारे क्रिस्टल की स्टडी कर सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल किस नेचर का होगा, कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हम उस जो फोटोग्राफिक प्लेट हमारी लास्ट में हमें मिलती है उस पैटर्न से हम वो जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम इसने थोड़ा आसान हमारे लिए कर दिया था। हाँ, लैम्डा है या थीटा है, तो देखो थीटा लैम्डा दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी हमारी, और यहाँ पे भी हम एन लैम्डा इजिकल्स टू 2d साइन थीटा में रख सकते हैं। लेकिन उससे बढ़िया काम हमारे पास क्या होगा कि फोटोग्राफिक प्लेट मिलेगी, और फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर वो पूरा का पूरा जो हमारा डायग्रामेटिक वे है वो हमारे पास आ जाएगा। एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा जो कि हमारी अनस्कैटर्ड लाइट का होगा बीच के अंदर कहीं पर, और कुछ हमारे स्कैटर्ड के पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम लॉय पैटर्न्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ थी, अब डेफिनेटली है कि अगर हमारे पास एंगल आ रहा है तो एंगल तो रहेगा ही रहेगा, इंसिडेंट भी रहेगा और रिफ्लेक्टेड भी रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम इसको अब डायग्रामेटिक वे के अंदर हमें बताना हो कि हुआ क्या, तो देखो
तो देखो हुआ क्या है, डायग्राम तो हम इसका पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीज़ें हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल वे में क्या समझेंगे कि हमारे पास जो था यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सरे का सोर्स था, ठीक है। एक्सरे के सोर्स को हमने हमारे इस तरीके का कोई क्रिस्टल था हमारा, क्रिस्टल के ऊपर क्या करा, इंसिडेंट किया। जब तुम इंसिडेंट करोगे तो डेफिनेटली ये जो लाइट है वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी। तो वो जो एंगल बना रहा था वो यहाँ पे ये बना रहा था। अब देखो यहाँ से जब क्रिस्टल से लाइट निकालनी थी तो हम क्या करते, जैसे हम हमारा फिजिक्स में पढ़ते थे कि हम इसको पीछे की तरफ क्या करते, थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली लाइट है मैंने उसको इलोंगेट किया, तो जाना ऐसे चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन आया और देखो डिफ्रैक्शन की वजह से वो यहाँ से टिल्ट होके हमारी ये जो वाइट वाली लाइन है यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मिली तो किसी ना किसी एंगल के ऊपर डिफ्रैक्ट हुई होगी, तो सपोज ये थीटा अलग था और ये वाला थीटा अलग हो जाएगा, किसी दूसरे एंगल के ऊपर डिफ्रैक्ट हुई है। जब किसी दूसरे एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक स्पॉट डेवलप हो जाएगा हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जो हमने ये आगे लगा रखा है ना डेटा, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसके ऊपर हमारा जो है ये लाइट बीम्स आएंगी और जितनी भी स्कैटर्ड होगी, अभी तो हमने एक ही बनाई है, जितनी भी स्कैटर्ड होगी उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे स्पॉट डेवलप हो जाएगा। और जो ये स्पॉट डेवलप होंगे ये हमें क्या पैटर्न देंगे, एक लोए पैटर्न का हमें फॉर्मेशन करके देंगे। अलग अलग जगह पे, एक ही जगह नहीं होगा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अलग अलग जगह पे होगी और उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, पैटर्न डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्रामेटिक हमें दिमाग में रखना है और उसके बाद थ्योरी जो है वो तो फिर हम खुद से लिख ही सकते हैं कि कैसा क्या काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम position of the spots and the distance of the photographic plate from crystal is calculated and the relative spacing between the plates is estimated, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करोगे, यहाँ पे फिर जब जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो भी हमारा पैटर्न डेवलप्ड होगा ना, उसको उस क्रिस्टल से उसकी डिस्टेंस नाप लो। तुम जो डिस्टेंस उसकी नापोगे ना, वो डिस्टेंस तुम्हें क्या बताएगा, उसकी स्पेसिंग बताएगा। जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, तो एटॉमिक प्लेन्स के बीच में हमारी स्पेसिंग होती है, डी कहलाता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो वो डी की इन्फॉर्मेशन कौन हमें देगा, ये जो ये पैटर्न और क्रिस्टल के बीच में है ना, ये हमें उस डी को बताएगी। उस डी से हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्रिस्टल की जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं। तो हमने यही चीज़ लिखी है कि फ्रॉम पोजीशन ऑफ द स्पॉट एंड द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द स्पॉट एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट फ्रॉम द क्रिस्टल इज कैलकुलेटेड। दोनों चीज़ें, ठीक है। स्पॉट की पोजीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें ये पैटर्न जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद हम उसकी रिलेटिव स्पेसिंग से एस्टिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ हमारी यहाँ पे लॉय मेथड के अंदर होती है। अब ये देखो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कि कैसे और क्या काम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमने कुछ ना कुछ एक्सरे का सोर्स लिया होगा, मतलब यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये मैं एक्सरे का सोर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सरे की लाइट जो है वो जा रही होगी, ठीक है। लाइटें जा रही है, कहाँ से पास हो रही है, तुम्हारी कॉलीमेटर से वो पास हो रही है। और अभी मैंने कॉलीमेटर का काम बताया कि ये डेवलप करता है पैरेलल बीम, डेवलप पैरेलल रे ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इस क्रिस्टल के ऊपर जितनी भी एक्सरे स्कैटर्ड फॉर्म में भी निकली है वो सारी कॉलीमेटर से पास होके एक लाइन में आ जाएगी, अरेंज हो जाएगी। और जैसे लाइन में अरेंज हो जाएगी वो हमें यहाँ पे जो भी तुम्हारा क्रिस्टल रखा होगा उस क्रिस्टल के ऊपर आके लगेगी,
ठीक है। अब जैसे ही इस क्रिस्टल के ऊपर आके ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्रैक्शन, देखो जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन ये जा कैसे रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है हमारी। और जितने भी एंगल के ऊपर ये डिफ्रैक्ट होगी वहाँ पे ये देखो अलग अलग पैटर्न यहाँ पे तुम्हें बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ये सारे पैटर्न्स यहाँ पे ना अटैच कर रखे हैं, तो ये जो ब्लैक डार्क स्पॉट्स दिखा रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी राइट ले ने आके क्या करा है, डिफ्लेक्शन शो किया है। अभी एक ही एंगल के ऊपर तुम्हें 2 थीटा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं स्कैटरिंग हुई है। जैसे अगर ये वाले स्पॉट की बात करूँ तो यहाँ पे स्कैटरिंग है, यहाँ पे है, ऐसे है, तो हर एक एंगल के ऊपर क्या हो रही है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है। और स्कैटरिंग से क्या हो रही है कि यहाँ अब देखो कुछ राइट लेज जो है वो मेरी सीधी जा रही है, ये जो ये वाला सर्कल है ये क्या बता रहा है कि कुछ लाइट रेज मेरी स्कैटर जा रही है, तो इसी अनस्कैटर्ड पॉइंट को हम ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिलेगा ना हमें एक ब्लैक स्पॉट मिलने स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर हमारा, अब ये तुम देखो एक पैटर्न की फॉर्म में ड्रॉ हो गया ना ये, इसी पैटर्न को जो है वो हम क्या बोलेंगे, लॉय पैटर्न बोलेंगे। और ये जो है ये प्लेट जो है ये क्या है, हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, जिसके ऊपर हमने उसको देखा है। अब क्या करो, इस प्लेट को एक्सट्रैक्ट करो और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका जितना भी हमारा डेटा है, डिस्टेंस नाप लो, इसकी कितनी आ रही है, क्रिस्टल से कितना है, इस पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस नाप लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ से फिर हम रिलेटिव स्पेसिंग की डिटेलिंग हम ले सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा लॉय मेथड काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि इस मेथड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो अच्छा सा पैटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है और इसी पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं। किस एंगल पे कितना हो रहा है, एंगल भी हमें पता लग रहा है, यहाँ पे डी भी हमारा निकल रहा है। अब डी को तो फिर उसके बाद तो देखो ब्रैग्स इक्वेशन है ही हमारे पास फाइनली, कि ब्रैग्स इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएंगी। लेकिन ये वाला टास्क थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, रोटेटिंग का नापो किस एंगल के ऊपर है, तो यहाँ पे ये जो स्कैटर्ड पॉइंट्स आएंगे ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ दे देंगे। वहाँ पे फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है किस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे जितना डिस्टेंस पे आएगा उस डिस्टेंस से हमें ये पता लग जाएगा किस एंगल के ऊपर हुई है। यहाँ पे भी 2 थीटा लिखा हुआ है, क्या पता कि कोई थीटा के ऊपर हो रही है, कोई जिस भी एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो रही है वो स्कैटरिंग एंगल हमारा यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा हमारा जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके अंदर। तो ये जो था ये वाला इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट था हमारा। ठीक है, अब देखो मार्क्स तो बहुत ज़्यादा के अंदर आता है ना, तो इंस्ट्रूमेंटेशन तो हम ये ड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ थ्योरी वाला पार्ट चाहिए होता है। तो अब मैं केवल ना उसका थ्योरी लिखूंगी, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि कैसे क्या काम हो रहा है। तो अब जो है ना बस इसकी हमें क्या करनी है, थ्योरी ही देखनी है। ठीक है, कैसे क्या है, बस अब मैं वो थ्योरी नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, in this method crystal is अब देखो यहाँ पे तुमने ये लिखा है कि जो तुम क्रिस्टल प्लेस करोगे उसको कैसे प्लेस करना है, एक्सेस के ऊपर कौन सी एक्सेस, जो कि परपेंडिकुलर एक्सेस, मतलब एक्सेस ऐसे आ रही है तो क्रिस्टल को हमें इस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, ये तो हम अभी जो डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाया था उसमें भी देखो मैंने क्रिस्टल को कैसे प्लेस किया था, इसी तरीके से, ऐसे नहीं प्लेस किया था ना। तो हमें क्रिस्टल को प्लेस कैसे करना है, परपेंडिकुलरली उसको प्लेस करना है एक्सेस के बाद, तभी क्या होगा कि एक्सरेज जो है वो अच्छे से जा पाएगी उसके ऊपर और स्कैटरिंग हमें बहुत अच्छे से दिख पाएंगी। ठीक है, when X-rays are fall on the crystal through collimator crystal
एक्ट एज 3D। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हमारा क्रिस्टल है उसको हमें कैसे रखना है, पहले परपेंडिकुलरली प्लेस करना है और उसके बाद हम ये लिख रहे थे कि एक्सरे से जब फॉल करती है क्रिस्टल के ऊपर तो वो एक्ट करती है 3D डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह। ठीक है, फॉल ऑन द क्रिस्टल थ्रू कॉलीमेटर through collimator, then crystal act as a ठीक है, तो कैसे एक्ट करता है वो हमारा 3D रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह जो है वो एक्ट करता है। तो ये कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी और उसके बाद हम ये चीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सरे को फॉल करेंगे ना क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या होगा कि कॉलीमेटर से आएगी क्रिस्टल, ये तो हमने अभी देखा ही था हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में। तो जैसे ही वो कॉलीमेटर से आती है तो क्रिस्टल अब क्या करेगा, 3D रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मतलब 3D रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो क्रिस्टल है वो डेफिनेटली 3D में प्लेस्ड है, वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ से डिफ्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाएगा। तो यही चीज़ जो अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में समझाइए वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है 3D डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, आफ्टर डिफ्रैक्शन diffracted rays fall on photographic plate where we develop this photographic plate and measure its position and intensity of डिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करें कि अगर हमारा डिफ्रैक्शन के बाद डिफ्रैक्टेड रेज फॉल होती है कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये हमने बात करी थी कि डिफ्रैक्शन के बाद कहाँ दिखता है हमें, यहाँ पे जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके ऊपर आएंगी और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यहाँ पे हमें क्या मिलने लग जाता है, पैटर्न मिलेगा। पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटेंसिटी को पता, जितना ज़्यादा हमें स्कैटर्ड बीम जो है वो थोड़ा सा हमें डार्कन मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या बताएगा कि इंटेंसिटी कैसी है हमारी डिफ्रैक्टेड रेज की। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग सकती हैं। ठीक है, तो मेजरली जो चीज़ें ध्यान रखनी है ना, मैं उनको इस तरीके से बता देती हूँ। ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि पोजीशन को बताएगा और साथ ही साथ इंटेंसिटी को बताएगा। इंटेंसिटी कैसे बताएगा, जितना ज़्यादा डार्कन हमारा ये पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारी डिफ्रैक्टेड रेज की इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, in Loess pattern there is a big center spot related to unscattered beam। ठीक है, किससे होगा, हमने यही बोला था ना कि लॉय का जो पैटर्न मिलता है हमें, जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न मिल रहा है उसके बीच में यहाँ पे एक डार्कन पैटर्न मिलेगा और ये क्या होता है, हमारा अनस्कैटर्ड बीम को दिखाएगा। ठीक है, तो बाकी का ये जो पैटर्न हमें यहाँ पे दिखेगा इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये तो क्या है हमारा लॉय पैटर्न है। ठीक है,
कुछ ही नहीं है, देखो वही चीज़ें बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए कि काम क्या हुआ है, ठीक है। एंड इन अ क्रिस्टल डिफरेंट in a crystal different lattice plane are situated at a different angle with respect to अब देखो क्या हुआ है कि हमने ये बोला कि हमारा डिफ्रैक्शन की वजह क्या थी। डिफ्रैक्शन की वजह ये थी कि जो हमारा क्रिस्टल है ना, उसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स प्रेजेंट हुएंगे। अब डिफरेंट प्लेन्स है तो स्कैटरिंग हर प्लेन के ऊपर अलग अलग लेवल के ऊपर होगी। तो यही चीज़ हम इस पॉइंट में बोला है कि जो हमारा क्रिस्टल है उसमें डिफरेंट लैटिस प्लेन सिचुएटेड होते हैं, और इसी वजह से डिफरेंट एंगल के ऊपर जो हमारी लाइट रेज है वो इंसिडेंट करती है, और जहाँ इंसिडेंट अलग करेगी वहाँ पर डिफ्रैक्शन भी हमें अलग कैटेगरी से मिलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर मेथड के अंदर ये है, द obtained pattern depend on the symmetry of the crystal by which geometrical of the crystal कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो लॉय पैटर्न हमें मिलेगा उसकी सिमेट्री हमें ये बताएगी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना कि देखो ये जो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट देखा था, इसके अंदर कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है। ये इसका जो है वो क्रिस्टल की ज्योमेट्री को हमें डिफाइन करेगी कि क्रिस्टल हमारा कैसा है, किस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। वो सारी चीज़ें हमें इस पैटर्न से हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट का पॉइंट हमारा यही कह रहा था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लॉय मेथड, और ठीक है, और इसी के साथ है ना लॉय मेथड कंप्लीट कर लिया, और इसी में हम बात करेंगे हमारे डी बाय शरर मेथड की भी। तो आगे के जो आएगा ना इसके अंदर आगे का क्या मतलब डी बाय शरर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो।